क्या आप सोच सकते हैं कि कोई एक अकेला इंसान पर्दे के पीछे से भारत जैसे देश की पूरी राजनीति को हिला सकता है? हाँ, ये सवाल तो दिलचस्प है। और जब ऐसा कोई नाम दिमाग में आता है तो प्रशांत किशोर यानी पीके का नाम शायद सबसे पहले आता है। बिल्कुल, वही पीके जिन्होंने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी कितने ही बड़े नेताओं की जीत की कहानी लिखी है। सही कहा। वो शख्स जिसने भारत में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी को एक तरह से परिभाषित किया, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन खुद बनाया। लेकिन कहानी अब एक नया मोड़ ले रही है ना? क्या जो किंग मेकर था वो अब खुद किंग बनने की राह पर है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी। तो चलिए आज पीके के इसी सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं, उनकी शुरुआत से लेकर उनकी रणनीतियों तक और अब उनकी अपनी राजनीतिक पारी तक। तो शुरू कहाँ से करें? बिहार से है ना? जी बिल्कुल। बिहार का रोहतास जिला, एक छोटा सा गांव है कोन, सासाराम के पास, वहीं जन्म हुआ। अच्छा, और परिवार? पिताजी डॉक्टर थे, श्रीकांत पांडे, माँ गृहिणी, ब्राह्मण परिवार। पढ़ाई लिखाई बक्सर से हुई, फिर हैदराबाद से इंजीनियरिंग। और फिर वो पब्लिक हेल्थ में भी गए। हाँ, पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर एक बड़ा कदम, संयुक्त राष्ट्र, यूएन। यूएन? वो कैसे हुआ? ये थोड़ा साफ नहीं है शायद। हाँ, थोड़ी मिस्ट्री तो है कि यूएन की नौकरी कैसे मिली, पर वहां उन्होंने करीब 8 साल काम किया पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। और पोस्टिंग ज्यादातर अफ्रीका में। जी, आंध्र प्रदेश में भी रहे, बिहार भी आए, फिर यूएन हेडक्वार्टर, पर अफ्रीका में काफी समय बिताया। और इसी दौरान वो रिसर्च पेपर लिखा जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। भारत में आर्थिक ग्रोथ तो हो रही थी, पर कुपोषण भी था। इस पर उन्होंने पेपर लिखा और उसमें गुजरात का जिक्र बार बार आया कि ग्रोथ के बावजूद भुखमरी क्यों? हाँ, यही सवाल। और ये पेपर पहले पीएम मनमोहन सिंह तक पहुंचा और फिर गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी तक। और फिर मोदी जी ने उन्हें बुला लिया। हाँ, कॉफी पर बुलाया। कहते हैं मोदी उनके आइडियाज, उनके जोश से बहुत इम्प्रेस हुए और सीधे सीएम ऑफिस में काम करने का ऑफर। जी हाँ, ये बात है 2011-12 के आसपास की। वो दौर जब अमित शाह गुजरात से बाहर थे। हाँ, सोहराबुद्दीन केस की वजह से। एग्जैक्टली। तड़ी पार थे वो जी। तो मोदी को 2012 का विधानसभा चुनाव एक तरह से अकेले लड़ना था। रणनीतिक तौर पर एक खालीपन था। और उस खालीपन को पीके ने भरा। बिल्कुल। लेकिन उनका अंदाज अमित शाह से एकदम अलग था। वो टिपिकल नेता या कार्यकर्ता नहीं थे। हाँ, सुना है डेटा पर बहुत जोर देते थे। डेटा आधारित शैली, मीडिया मैनेजमेंट, कैंपेन स्ट्रेटजी, और वो बीजेपी आरएसएस इकोसिस्टम से बाहर के पहले ऐसे प्रोफेशनल सलाहकार थे। और आते ही वॉर रूम बना दिया सीएम आवास में। हाँ, छोटा सा वॉर रूम जहां से सब कंट्रोल होता था। तो 2012 गुजरात चुनाव की रणनीति क्या थी पीके की? कुछ खास? बहुत खास। पहला, मोदी की ब्रांडिंग, उन्हें विकास पुरुष के तौर पर प्रोजेक्ट करना। हिंदुत्व का एंगल थोड़ा साइडलाइन। हाँ, फोकस पूरा गुजरात मॉडल पर, सड़क, बिजली, उद्योग। दूसरा, टीम। टीम कौन लोग? यंग प्रोफेशनल्स, आईआईटीज, आईआईएम से पढ़े लिखे इंजीनियर्स, एमबीए, पॉलिसी रिसर्चर्स। गांधीनगर वॉर रूम में इनकी फौज तैयार की। जबरदस्त। हर सीट के लिए अलग प्लानिंग। हाँ, माइक्रो लेवल डेटा एनालिसिस, मीडिया प्लानिंग। बीजेपी के पुराने नेताओं में थोड़ी बेचैनी तो थी। समझ सकती हूँ। ये बाहर का लड़का कौन है? हाँ, बिल्कुल। पर मोदी का पूरा सपोर्ट था, उन्हें पीके का काम पसंद आ रहा था। और वो विवेकानंद युवा विकास यात्रा, वो भी पीके का आइडिया था? हाँ, वो मास्टर स्ट्रोक था। संस्कृति, राष्ट्रवाद और विकास का मिक्स। ब्रांडिंग, विजुअल, स्लोगन, सब विकास पर। मोदी विकास पुरुष बन गए। और वो 3D रैलियां, वो तो कमाली था। हाँ, टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल पहले नहीं देखा गया था। एक ही समय पर मोदी की 3D छवि कई शहरों में भाषण दे रही थी। इससे तो उनकी हाईटेक इमेज भी बनी होगी। बिल्कुल, मीडिया में खूब चर्चाएं। और नतीजा? बीजेपी की बड़ी जीत, 182 में से 115 सीटें। मोदी तीसरी बार सीएम। और पीके वो बन गए भारत के पहले बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। 3D रैली, वॉर रूम, मैसेज पर कंट्रोल, ये सब नए हथियार थे राजनीति के। गुजरात के बाद तो जाहिर है अगला कदम दिल्ली ही था। बिल्कुल। मोदी जी अब राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभर रहे थे और पीके ने अपनी भूमिका को और फॉर्मल बनाया। CAG बनाकर, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। हाँ, ये सिर्फ नाम का एनजीओ नहीं था, ये 2014 लोकसभा चुनाव के लिए बनी एक जबरदस्त इलेक्शन मशीन थी। 700 से ज्यादा वॉलंटियर्स IIT, IIM से। जी हाँ, गांधीनगर और दिल्ली में हाईटेक वॉर रूम्स। और जैसे ही सितंबर 2013 में बीजेपी ने मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया, CAG एक्शन मोड में आ गई। बिल्कुल, एक के बाद एक राष्ट्रीय अभियान। पहले रन फॉर यूनिटी, सरदार पटेल की जयंती पर। मोदी को पटेल से जोड़ने की कोशिश। हाँ,
पटेल के उत्तराधिकारी के तौर पर दिखाना। और ये कामयाब रहा। फिर आया चाय पे चर्चा। इसने तो मोदी के चाय वाला इमेज को खूब भुनाया। हाँ, आम आदमी की छवि और सैटेलाइट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे लोगों से जुड़ाव, ये भी सुपर हिट। और सोशल मीडिया, वो तो पीके की टीम का कमाल था। तो मानना पड़ेगा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सब चुनावी हथियार बन गए। मीम्स, नारे, इन्फोग्राफिक्स की बाढ़ आ गई थी। अच्छा, ये सब सीएजी कर रहा था। बीजेपी और आरएसएस का अपना काम तो चल ही रहा होगा। हाँ बिल्कुल, उनका जमीनी नेटवर्क तो था ही। और अमित शाह को यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां 80 सीटें हैं, शायद पीके से सीधे टकराव टालने के लिए। सीएजी के मेन पिलर्स क्या थे? किन मुद्दों पर फोकस था? 4 बातें: विकास, युवाओं की उम्मीदें, करप्शन के खिलाफ लड़ाई और मजबूत लीडरशिप। और तभी वो मणिशंकर अय्यर वाला बयान आ गया, चाय बेचने लायक। हाँ, और पीके ने उसे तुरंत लपक लिया। उसे मोदी की विनम्रता और आम आदमी से जुड़ाव का सबूत बना दिया। मतलब वो टिप्पणी भी फायदेमंद साबित हुई। बिल्कुल। और फिर मई 2014 नतीजे आए। ऐतिहासिक नतीजे। बीजेपी को अकेले 282 सीटें, 30 साल में पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत। मोदी का कैंपेन भारत का ओबामा मूवमेंट कहा गया और पीके और सीएजी को घातक हथियार माना गया। इतनी बड़ी जीत के बाद पीके को जरूर कोई बड़ी भूमिका की उम्मीद होगी पीएमओ में। हाँ, उम्मीद तो थी, शायद कम्युनिकेशन या स्ट्रैटेजी एडवाइजर जैसा कुछ, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्या हुआ? जुलाई 2014 में अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। शायद पार्टी में कुछ लोगों को यह ठीक नहीं लगा कि कोई बाहरी व्यक्ति इतना पावरफुल हो। तो पीके साइडलाइन होने लगे। धीरे धीरे, हाँ। पार्टी के अंदर कुछ लोग उन्हें बस एक वेंडर की तरह देखने लगे। काम बढ़िया किया, पैसे लिए, अब जाओ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीके कैंपेन में पार्टी से बड़े दिखने लगे थे। ये भी एक नजरिया है। बहरहाल 2014 खत्म होते होते पीके ने बीजेपी से रास्ते अलग कर लिए। बीजेपी से अलग होने के बाद सीधा नीतीश कुमार के पास। ये कैसे हुआ? जेडीयू नेता पवन वर्मा ने मिलवाया। नीतीश कुमार उस वक्त मुश्किल में थे, एनडीए छोड़ चुके थे। 2014 लोकसभा में पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब था, सिर्फ 2 सीटें मिली थी। और 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले थे। जी, और नीतीश ने अपने पुराने विरोधी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बना लिया था। और इस महागठबंधन के रणनीतिकार बने पीके। हाँ, क्योंकि वो बीजेपी की नस-नस जानते थे, ब्रांड मोदी का तोड़ निकाल सकते थे। और शायद बीजेपी से एक तरह का बदला लेने का मौका भी हो सकता है। पीके खुद नीतीश को एक अच्छा प्रोडक्ट मानते थे, काम का रिकॉर्ड, साफ छवि। उन्होंने लालू और नीतीश के बीच पुल का काम भी किया। और इसी दौरान आईपैक बनी, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। हाँ, सीएजी को ही रीग्रुप करके आईपैक बनाया। मकसद साफ, पार्टियों को चुनाव जिताना। बिहार में बजट कम था, तो रणनीति भी अलग होगी। बिल्कुल, कम खर्च में ज्यादा असर। पहला, पर्चा पर चर्चा। हाँ, वो साइकिलों पर पर्चे बांटने वाला। जी, 5000 साइकिलों पर वॉलंटियर्स ने नीतीश सरकार के काम के पर्चे बांटे। और पर्चे पर दे नंबर पर मिस्ड कॉल करो तो नीतीश की आवाज में मैसेज। बड़ा पर्सनल टच था ये तो। हाँ, फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल, हजारों ग्रुप्स, सदे हुए मैसेज। नारा था, एक कार्यकर्ता 100 तक, एक संदेश हर घर तक। और फिर वो डीएनए वाला विवाद। हाँ, पीएम मोदी ने रैली में नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाया। पीके ने इसे पूरे बिहारी डीएनए का अपमान बना दिया। और वो बाल और नाखून के सैंपल पीएम ऑफिस भेजने वाला कैंपेन। माहौल बना दिया था उसने। और साथ में वो नारा, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये सबकी जुबान पर चढ़ गया। नतीजा फिर चौंकाने वाला। महागठबंधन की जबरदस्त जीत, 178 सीटें। और बीजेपी सिर्फ 53 पर। ये पीके की हैट्रिक थी। उनका कद आसमान पर पहुंच गया। नीतीश ने उन्हें कैबिनेट मंत्री रैंक का सलाहकार भी बनाया। हाँ, बनाया, लेकिन कहते हैं कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी और नेताओं ने उन्हें कभी पूरी तरह अपनाया नहीं, आउटसाइडर ही मानते रहे। अब यूपी, यहाँ तक कि तंजानिया भी। हाँ, यूएन वाले कनेक्शंस है। तंजानिया की सत्तारूढ़ पार्टी सीसीएम के लिए काम किया, आईपैक टीम भेजी और सीसीएम जीत गए। फिर पंजाब 2017 कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए। जी, कैप्टन 2 चुनाव हार चुके थे। पीके ने उनकी ब्रांडिंग की, पंजाब द कैप्टन, कॉफी विद कैप्टन जैसे कार्यक्रम। सुना है कैप्टन पीके के तरीकों से बहुत खुश नहीं थे। थोड़ी अनबन हुई थी, खासकर जब पीके ने उन्हें कनाडा ट्रिप से जल्दी वापस बुला लिया, पर काम चलता रहा। और नतीजा
कांग्रेस की बड़ी जीत 77 सीटें। हाँ, मोदी लहर के बीच कांग्रेस की ये बड़ी जीत थी। कैप्टन ने माना भी कि पीके की टीम डिसाइसिव थी और उन्होंने ही राहुल गांधी को पीके को यूपी के लिए लेने को कहा। और फिर आया यूपी 2017, पीके के करियर का पहला बड़ा झटका। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। प्लान था ब्राह्मण दलित मुस्लिम वोट जोड़ने का। नारा 27 साल यूपी बेहाल। लेकिन यहाँ चीजें गलत हो गई। गलतियां हुई। कानपुर में ब्राह्मणों की एक सीक्रेट मीटिंग लीक हो गई, जिससे मुस्लिम दलित नाराज हुए। कांग्रेस के पुराने नेताओं से भी टकराव हुआ। सीएम चेहरा और प्रदेश अध्यक्ष पीके की मर्जी के खिलाफ घोषित हुए। हाँ, फिर सपा से गठबंधन हुआ, जिसमें कांग्रेस जूनियर पार्टनर बन गई। मैसेजिंग गड़बड़ा गई और नतीजा कांग्रेस की बुरी हार, सिर्फ 7 सीटें। बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री। हार का ठीकरा पीके पर फोड़ा गया। पोस्टर लगे, पीके को ढूंढो, 5 लाख पाओ। पीके ने बाद में माना कि उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को ठीक से नहीं समझा। हाँ, उन्होंने कहा कि 27 साल का नुकसान कुछ महीनों में ठीक नहीं हो सकता। इस हार से उनकी अजय वाली छवि को धक्का लगा। यूपी के बाद पीके ने फिर वापसी की। जबरदस्त वापसी। 2019 आंध्र प्रदेश, जगनमोहन रेड्डी के लिए आईपैक ने काम किया। ये शायद सबसे लंबा कैंपेन था आईपैक का। हाँ, करीब 700 दिन, 400 लोगों की टीम, 35 कैंपेन। जगन ने 3600 किलोमीटर की पदयात्रा की। और वो गाना रवाली जगन कावाली जगन वायरल हो गया था। 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज। नारा बाय बाय बाबू भी हिट रहा। और नतीजा क्लीन स्वीप, 151 विधानसभा सीटें। सारी लोकसभा सीटें भी। पीके ने दिखा दिया कि वो गैर हिंदी राज्य में भी किंगमेकर हैं। फिर 2020 दिल्ली, केजरीवाल के लिए। यहाँ रणनीति थी मोदी से सीधी टक्कर से बचना। केजरीवाल सरकार के काम पर फोकस। नारा अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। हाँ, और जब बीजेपी ने ध्रुवीकरण की कोशिश की तो केजरीवाल टीवी पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। आतंकवादी वाले बयान को भी भुनाया। नतीजा एएपी की फिर से बड़ी जीत, 65 सीटें। और फिर आई सबसे बड़ी चुनौती, पश्चिम बंगाल 2021, ममता बनर्जी के लिए। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी, सामने मजबूत होती बीजेपी। हाँ, आईपैक ने करीब 2 साल काम किया। नारा दिया, बांग्ला निजिर में के चाय। दीदी के बोलो प्रोग्राम चलाया। बीच में वो ऑडियो लीक वाला विवाद भी हुआ था। हाँ, जिसमें वो मोदी की लोकप्रियता मान रहे थे, पर उन्होंने कहा था कि जीतेगी ममता ही। और उन्होंने शर्त लगा दी थी, बीजेपी 100 पार तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। और बीजेपी 77 पर रुक गई, टीएमसी 213। पीके की बात सही निकली, उनकी साख और बढ़ गई। उसी साल तमिलनाडु में स्टालिन के लिए भी काम किया। हाँ, डीएमके के लिए। यहाँ पीके थोड़े बैकग्राउंड में रहे। आईपैक ने मुख्य भूमिका निभाई। और डीएमके जीती, स्टालिन सीएम बने। बिल्कुल, एक और सफल अभियान। और इन जीतों के बाद ही उसी दिन पीके ने ऐलान कर दिया कि वो अब ये काम छोड़ रहे हैं। हाँ, मई 2021, सबको चौंका दिया। का बहुत कर लिया, अब ब्रेक का समय है। किंग मेकर ने अपना ताज उतार दिया, लेकिन ज्यादा दिन शांत नहीं रहे। नहीं, 2022 में कांग्रेस से फिर बातचीत हुई, पार्टी को रिवाइव करने के लिए। लेकिन बात बनी नहीं, शर्तें थी कुछ। हाँ, पीके पूरी आजादी चाहते थे, सीधी रिपोर्टिंग सोनिया गांधी को। कांग्रेस शायद तैयार नहीं थी। और फिर आया जन स्वराज का आइडिया। जी, मई 2022 में ट्वीट किया, अब असली मालिकों यानी जनता के पास जाने का समय है। और जन स्वराज, पीपल्स गुड गवर्नेंस का विचार रखा। और फिर वो लंबी पदयात्रा बिहार में 3500 किलोमीटर। हाँ, 2 अक्टूबर 2022 गांधी जयंती पर चंपारण से शुरू हुई। मकसद बिहार के गांव-गांव जाना, लोगों को जगाना, विकास का रोड मैप बनाना। रोज 15-20 किलोमीटर पैदल चलना। फंडिंग पर सवाल तो उठे होंगे। हाँ, सवाल उठे कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। 2 साल बाद 2 अक्टूबर 2024 को इसे पार्टी का रूप दे दिया, जन स्वराज पार्टी। बिल्कुल, पटना के गांधी मैदान में ऐलान हुआ। चुनाव चिन्ह स्कूल बैग। अध्यक्ष बने रिटायर्ड आईएफएस मनोज भारती। और बड़े वादे भी किए, शराबबंदी हटाना, अकेले लड़ना, बहुमत नहीं तो सरकार ने। हाँ, काफी बोल्ड स्टेप्स। पार्टी का पहला चुनावी टेस्ट हुआ नवंबर 2024 के उपचुनाव में। जी, 4 सीटों पर। और नतीजा अच्छा नहीं रहा, चारों हारे, 3 की जमानत जब्त। इसे 2025 का मॉक टेस्ट माना गया। शायद पीके को भी समझ आया होगा कि चुनाव लड़वाना और लड़ना अलग चीजें हैं। हो सकता है। हालांकि उनका दावा है कि लाखों लोग पार्टी से जुड़ चुके हैं। तो ये है पीके की अब तक की कहानी। यूएन एक्सपर्ट से सबसे बड़े रणनीतिकार और अब खुद राजनेता। हाँ, एक किंग मेकर जो अब खुद किंग बनने की राह पर है, लेकिन शुरुआती नतीजे चुनौती पेश कर रहे हैं। भविष्य क्या है,
जनसुराज पार्टी का। क्या पीके बिहार की मुश्किल राजनीति में सफल हो पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल दिलचस्प है। क्या जो रणनीतिकार दूसरों को शिखर पर पहुंचाता है, वो खुद वहां पहुंच पाएगा? प्रशांत किशोर का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भारतीय राजनीति का ये मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट अपना सबसे बड़ा दाव कैसे खेलता है।